हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। देखिए, आज मैं नागरी लिपि का 30 क्वेश्चन का सेट लेकर के आया हूं, ऑब्जेक्टिव्स का। थोड़ा समय दीजिए आप हमको, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपको फंसने वाला था एग्जाम में, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा करके 30 क्वेश्चन का एक सेट बनाया है, जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा। तो बिल्कुल आप यहाँ पर बने रहें और वीडियो को देखते जाए। पूरा देखिए और कॉपी पर जो है कि नोट्स लिखिए, क्योंकि बिना लिखे हुए आपको पूरा याद नहीं होगा। बार बार उसको पढ़िए या वीडियो को बार बार देखिए, तभी आपको याद होगा। कि नागरी लिपि पाठ की विधा है। नागरी लिपि कैसी है? मतलब निबंध है, कहानी है, भाषण है या रेखा चित्र है? तो नागरी लिपि जो है कि आपका निबंध है। आपको कई बार समझा चुके हैं कि 3 गो निबंध आपके किताब में है और 3 गो कहानी है। ठीक है, 3 गो निबंध का नाम आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। 3 गो निबंध आपका श्रम, विभाजन और जाति प्रथा है, नागरी लिपि है और परंपरा का मूल्यांकन है। ये 3 गो क्या हमारा है? तो निबंध। और 3 गो कहानी में आपका बहादुर हो गया, विष के दांत हो गया और मछली हो गया। यह तीनों आपका कहानी है। और एक ललित निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है। तो ये 7 को बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। और नहीं याद हुआ है तो जो पाठ लेखक वाला मेरा वीडियो है उसको जाकर देख लीजिए। आगे हमारा है गुणाकर मूल्य द्वारा लिखा गया पाठ है। मतलब गुणाकर मूल्य किस पाठ की रचना किए हैं? विष के दांत का किए हैं, कि मछली का किए हैं, कि आविन्य का किए हैं, कि नागरी लिपि का किए हैं? तो गुणाकर मूल्य का लिखा हुआ है नागरी लिपि। कौन है? नागरी लिपि। आगे हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। बिल्कुल मैं आपका समय बिना बर्बाद किए हुए और बहुत कम समय में आपका सिलेबस मैं क्लियर कराऊंगा। इसके लिए आप वीडियो को भगाइए नहीं, पूरा देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं कराऊंगा पूरा कंप्लीट कोर्स। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? आपको याद हो गया, गुणाकर मूल्य है। और गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो याद कर लीजिए, गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था 1935 में। ठीक है, 1945, 1955, 1925, यह भुलाने वाला ऑप्शन है। आप याद कर लीजिए कौन? 1935। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 में हुआ था। ठीक है, गुणाकर मूल्य ने मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई कहाँ की थी? यानी मैट्रिक से लेकर के पूरा एमए तक की पढ़ाई किए थे। तो ये गुणाकर मूल्य जो है कि पूरा पढ़ाई अपना कंप्लीट किए थे। कहाँ पर? इलाहाबाद शहर में। कहाँ किए थे? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ है आपको पता होगा। ठीक है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। देखिए, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये तो चेन्नई और मुंबई होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर इलाहाबाद ही आपका होगा। काहे कि हिंदी की पढ़ाई जो है कि हिंदी मीडियम की पढ़ाई चेन्नई वगैरह में जल्दी नहीं होता है। ठीक है, मुंबई वगैरह में उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो पढ़ाई आपका होगा कहाँ पर? इलाहाबाद में। तो इसका ऑप्शन इलाहाबाद ही सही होगा। अक्षरों की कहानी के लेखक कौन है? अक्षरों की कहानी के लेखक कौन है ना? अनामिका जी हैं, कि टैगोर हैं, कि गुणाकर मूल्य हैं, कि अमरकांत है? तो इसके जो है कि अक्षरों की कहानी के लेखक हमारे हैं गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पुस्तक का नाम बताना है। तो आप तीनों के तीनों याद कर लीजिए, तीनों गुणाकर मूल्य का ही लिखा हुआ है। महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, अंतरिक्ष यात्रा और उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन कौन होगा? डी सही होगा। लेकिन आप सिर्फ डी नहीं याद कीजिए, आप तीनों को याद कर लीजिए, क्योंकि वहाँ ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सौरमंडल के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य उसका आंसर होगा सिर्फ। ठीक है, या महान वैज्ञानिक या अंतरिक्ष यात्रा, इसके लेखक हमारे हैं गुणाकर मूल्य। ठीक है, आगे हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि हम 15 से 20 मिनट में आपको कंप्लीट करा देंगे यह 30 क्वेश्चन का सेट। तो आप मेरे बने रहिए लगातार चैनल पर, भगाइए नहीं वीडियो को और भागिए नहीं आप खुद। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां डैश लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जो हम लोग बोलते हैं, जिस मीडियम में आप पढ़ रहे हैं, जिस अक्षर को आप देख रहे हैं, वह देवनागरी लिपि है। ठीक है, और जो आप मैथ बनाते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, वह रोमन लिपि होता है। ठीक है, और भी खगोष्ठी लिपि होता है, ब्राह्मणी लिपि होता है, फारसी लिपि होता है। लेकिन हिंदी जिसमें लिखा जाता है उसका नाम है देवनागरी लिपि। ब्राह्मणी, बंगला, देवनागरी इसमें दिया हुआ, याद रखिएगा देवनागरी हिंदी वाला है। और अंग्रेजी और मैथ जो पढ़ते हैं वह रोमन लिपि में है।
बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो डैश अवश्य है, तो बहन जरूर है। पुत्री नहीं है तो क्या है, बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि का है जो है कि वह क्या लगती है, बहन लगती है। मतलब दोनों का उत्पन्न जो है कि एक ही जगह। बहन कहने का मतलब क्या हुआ, बहन कैसे जन्म, एक ही माता का जन्म होता है बहन का। तो इस तरह से बंगला लिपि को जो है कि हिंदी लिपि का बहन कहा जाता है। इसका मतलब दोनों का जन्म जो है कि एक ही स्थान से हुआ है, यह हमारा जो भारत है वहाँ से। सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किसके शासकों द्वारा लिखा गया। किसके शासकों द्वारा, मतलब किस राज्य के शासकों द्वारा लिखा गया। पाटलिपुत्र, मगध, दिल्ली या केरल। तो केरल से लिखा हुआ है ना, तो आप ऐसे वहाँ से भी देख करके आप मार सकते हैं कि केरल से है तो केरल से ही होगा। वीर केरला से शब्द किस लिपि में लिखी गई है। क्योंकि यहाँ पर दूसरे लिपि की हम लोग बातें नहीं कर रहे हैं, नागरी लिपि की ही बात की है 10वां क्लास में। तो याद रखिएगा कि वीर केरला से, और ऐसे भी आप जिसको पढ़ रहे हैं वो लिपि कौन लिपि है, नागरी लिपि है। और नागरी लिपि को हम देवनागरी लिपि भी कहते हैं। तो इसका लिपि जो है कि ब्राह्मणी, नागरी, गुरुमुखी, चारों तीनों में जो है कि नागरी लिपि इसका आंसर होगा। नागरी और देवनागरी दोनों एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। आगे हमारा है कि राजेंद्र प्रतापी चोर राजा किस सदी में हुए थे। चोर मतलब चोरी करने वाला चोर नहीं है, चोर वंश भी एक हुआ था, ठीक है। तो राजेंद्र प्रतापी जो राजा थे वह किस सदी में थे। सदी 100 साल का होता है, किस सदी में थे। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपको होगा 11वीं सदी। कौन सदी, 11वीं। 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, 11वीं सदी में जाते कौन जाते, तो या राजेंद्र। आगे हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि डैश ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति के साथ रामसिये लिखवाया था किसने। तो याद रखिएगा एक मुस्लिम शासक है। ऐसे चारों यहाँ पर मुगल शासक का ही नाम दिया हुआ है, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब और हुमायूं। तो औरंगजेब नहीं यहाँ आंसर होगा, औरंगजेब तो पूरा हिंदीवादी के विरोधी ही था। तो यहाँ पर अकबर को जो है कि नाम याद रखिएगा कि अकबर जो है कि लिखवाया था सिक्कों पर, है ना, राम और सीता का जो है कि, है ना, क्या कहते आकृति बनवाया था और लिखवाया था राम सिया, ठीक है। नागरी लिपि के टाइप बने डैश सदी पूर्व। मतलब टाइपराइटर जो होता है जिससे कि पत्र लिखाता है या अच्छा किताब वगैरह छपाता है, वह नागरी लिपि में कीबोर्ड कब बना था, कीपैड कब बना था, ध्यान रखना है। कब, किस सदी में, तो 2 सदी पूर्व बना था। 2 सदी पूर्व याद रखना है, नागरी लिपि के टाइप बना था। टाइप मतलब हो गया, टाइप मतलब प्रकार यहाँ नहीं हुआ, टाइपराइटर हो गया लिखने वाला। दक्षिण भारत की नागरी लिपि कहलाती थी। दक्षिण भारत की नागरी लिपि को नंद नागरी कहते हैं, गुरुमुखी कहते हैं, खगोष्ठी कहते हैं कि ब्राह्मणी कहते हैं। तो भैया ये जो 3 को दिया हुआ है बी, सी और डी में, वह बिल्कुल अलग लिपि है, उसको नागरी लिपि से कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर होगा नंद नागरी। नंद नागरी ऐसे ऑप्शन देख करके भी आप क्वेश्चन से मैच करा सकते हैं कि नागरी है तो नंद नागरी इसका आंसर होगा। नागरी लिपि के आरंभिक लेख डैश भारत में मिलते हैं, मतलब पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में कि दक्षिण में। तो नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख है वह दक्षिण भारत से मिलते हैं। किस भारत से मिलते हैं, दक्षिण भारत से। किस भारत से, दक्षिण भारत से। वरगुण का पलियम ताम्रपत्र किस लिपि में है। वरगुण का पलियम ताम्रपत्र किस लिपि में है। आपको ब्राह्मणी में है, खगोष्ठी में है, गुरुमुखी में है कि नागरी में है। तो याद रखिए नागरी लिपि में है वरगुण का पलियम ताम्रपत्र। ऐसे भी आपको मैं बता दिया हूँ कि न समझ में आएगा अगर, ठीक है, तो वही जिसमें नागरी लगल होगा वही इसका आंसर मारिएगा। लेकिन 18 नंबर क्वेश्चन में ऐसा मत कीजिएगा। देखिए नागरी भी दबे नागरी और नंदी नागरी, यहाँ पर 2 को दिया ऑप्शन कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। तो दबी नागरी है इसका, ना दबे नागरी है मराठी भाषा का, ना नंदी नागरी नहीं है। ब्राह्मणी और खगोष्ठी वगैरह का तो कुछ बातें नहीं करेंगे। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है मराठी भी दिया हुआ है, नहीं तो मराठी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दबे नागरी हो जाएगा। मराठी भाषा की कौन सी लिपि है, तो दबे नागरी लिपि है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बढ़िया से देखिए कि
ईसा की डैश सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। ईसा की कौन सदी से? तो 8वीं से 9वीं सदी में जो है कि ईसा मसीह के 8वीं से 9वीं सदी में नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में हो गया था लगभग। हिंदी के आदि कवि किसे कहा जाता है? याद कर लीजिए, हिंदी के आदि कवि किसे कहा जाता है? तो सरहपाद को कहा जाता है। सरहपाद याद रख लीजिएगा, सरहपाद को हिंदी के आदि कवि कहा जाता है। चंद्रवरदाय, तुलसीदास, सरहपाद और गोरखनाथ। तो गोरखनाथ को याद मत कीजिए, सरहपाद का नाम याद कर लीजिए। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? दोहा कोश जो एक रचना है उसके रचनाकार कौन है? तो आप याद कर लिए हैं, मैं अभी याद किए हैं 20 नंबर में कि सरहपाद का नाम इसमें आया है। तो याद कर लीजिए, सरहपाद ही जो है कि इसके लेखक है। किसके? दोहा कोश के। दोहा कोश के लेखक कौन है? सरहपाद। दोहा कोश का रचना काल क्या है? तो आपको अभी पढ़ाए हैं कि 8वीं से 9वीं सदी ईसा मसीह के सदी में नागरी लिपि का प्रचलन देश भर में हो चुका था। तो यही दोनों में से कोई आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर होगा 8वीं। कौन आंसर होगा? 8वीं। दोहा कोश का रचना काल कब माना गया है? 8वीं सदी माना गया है। 23 नंबर है, विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को डैश कहा है। विजयनगर के शासकों जो है कि वहाँ भी वे लोग जो लेख लिखे थे वह किस लिपि में लिखे थे? नंदी नागरी में लिखे थे, ब्राह्मणी में लिखे थे, खगोष्ठी में लिखे थे या गुरुमुखी में लिखे थे? तो जो विजयनगर है वह हिंदू सम्राट है, आप लोग जानते होइएगा। ठीक है, इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है विजयनगर साम्राज्य, जो आए क्लास में आपको पढ़ना है। वहाँ पर कृष्णदेव राय वगैरह हुए थे। ठीक है, तेनालीराम वहीं पर था। तो वहाँ की जो लिपि थी वह नंदी नागरी लिपि थी। विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में ही सर्वप्रथम डैश को लिपिबद्ध किया गया। किस चीज़ को लिपिबद्ध किया गया विजयनगर शासनकाल में? तो महाभारत को, वेदों को, उपनिषदों को कि पुराणों को? तो वेदों को। वेद 4 हैं, आपको याद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 वेद हैं, बिल्कुल आपको याद होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इनको लिपिबद्ध कब किया गया था? तो विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में। नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। मतलब किस सदी से? नागरी लिपि में जो प्राचीन मराठी भाषा के शब्द हैं, मराठी भाषा है, लिपि नहीं है। ठीक है, मराठी क्या है? भाषा है। वहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन था कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा है, लिपि नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका था कि नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लगे। कब से मिलने लगते हैं? तो 11वीं सदी से जो है कि मराठी भाषा का जो शब्द है वह नागरी लिपि में लिखाना शुरू हो गया था। प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा अमोघ है ना वर्ष किस सदी में हुआ था? अमोघ वर्ष किस सदी में हुआ था? तो अमोघ वर्ष जो है कि 9वीं सदी में हुआ था। 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं ऑप्शन है ना जी, तो इसमें से आपका 9वीं सदी ऑप्शन हो जाएगा सही। उत्तर भारत में सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में कौन सी लिपि मिलती है? गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में कौन सी लिपि मिलती है? तो ध्यान कीजिए, नागरी लिपि मिलती है, ब्राह्मणी है कि खगोष्ठी है कि गुरुमुखी है? तो नागरी लिपि है। कौन लिपि है? नागरी लिपि। याद कर लीजिए, उत्तर भारत के सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहार के राजाओं जो थे उनके लेख में कौन लिपि था? तो नागरी लिपि था। ठीक है, आगे हमारा 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, बिल्कुल आप देख लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक कीजिएगा तब ये वीडियो का जो है कि वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, मिहिर भोज का शासनकाल है। मिहिर भोज का शासनकाल है 9वीं सदी है, 8वीं सदी है, 7वीं सदी है या 6ठी सदी है? तो ध्यान रखिए, 9वीं सदी। कौन सदी है? 9वीं सदी। मिहिर भोज का शासनकाल कौन सदी है? 9वीं सदी। याद कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादातर पता है ना कि आपको इसमें 8वीं और 9वीं सदी का ही आंसर होगा, तो इसका 8वीं नहीं याद रखिएगा, 9वीं रखिएगा। ठीक है, आगे हमारा है गुणाकर मूले ने डैश से अधिक लेख लिखे हैं। मतलब कितना अधिक लिखे हैं? लेख। ठीक है, तो लेख लिखे हैं या 2500 से अधिक। ठीक है, 2200 और 250 और 2500 दिया हुआ है 2500, तो इसका आंसर होगा 2500 से अधिक लेख लिख चुके हैं हमारे गुणाकर मूले। उसके बाद में हमारा है अंतिम क्वेश्चन। आज का अंतिम क्वेश्चन है, तो समाप्त होने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए कि बेतमा दानपत्र है। बेतमा जो दानपत्र है वह किस शताब्दी के है? बेतमा दानपत्र तो 6ठी शताब्दी के है, 7वीं शताब्दी के है,
है ना यार, 10वीं के है कि 11वीं के है? तो भैया 10वीं के नहीं है, कहाँ के है? 11वीं के है। बेतमा दान पत्र किसका है? 11वीं के है। तो इस तरह से आपको बोले थे ना कि हम 15 मिनट में वीडियो ख़त्म कर देंगे, तो आपका 15 मिनट वीडियो ख़त्म हो गया और आपको 30 क्वेश्चन का सेट मैं दे दिया। तो 30 क्वेश्चन का सेट आप बना लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए इस चीज़ को, वीडियो को बैक करके पूरा बढ़िया से देख लीजिए एक दो बार और तब जो है कि आप नोट्स बना लीजिए इसको, और नोट्स बना करके बिल्कुल याद कर लीजिए। अगला वीडियो मैं लेकर के आऊँगा ज़रूर आपके लिए, और उसका नोटिफिकेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।